Hello everyone, welcome to the class Ghazala Khan with Psychology exam. I am going to discuss about Unit 4 PYQ. So हमारे Unit 4 की PYQ चल रहे थे, तो कुछ PYQ हो चुके थे। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं? नो मैम। ओके, पीपीटी वगैरह दिखाई दे रही है? हाँ जी मैम, विजिबल है। जी ओके। तो ये वेंटिकल्स वाले टॉपिक भी कंप्लीट हो गया था, देन यहाँ से देखना है। सो आपका क्वेश्चंस है, unipolar neurons found in the somatosensory system are sensitive to visual sensation, auditory sensations, tactile sensation, then olfactory sensation. सोमेटोसेंसरी तो टच में ही जी होगा, तो टैक्टाइल सेंसेशन। ओके, बाकी बाकी भी बताइएगा। दीपाली क्या है? सी ऑप्शन। ओके, दीपाली का क्या है? सी दीपाली मैम, सी। ओके, सो करेक्ट आंसर है आपका ऑब्वियसली सी, राइट। सो यूनिपोलर न्यूरॉन्स हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन्स, बाइपोलर, यूनिपोलर, स्यूडोपोलर, राइट। ये न्यूरॉन्स हम लोगों ने पढ़े हुए थे। ये कहाँ पे होते हैं? फाउंड इन सोमेटोसेंसरी सिस्टम में, राइट। और ये रिस्पॉन्सिबल या सेंसिटिव किसके लिए? टेक्सटाइल के लिए। जब हम टच करते हैं किसी भी चीज को, जब टच वगैरह होता है तब हमारा टेक्सटाइल सेंसेशन होता है। सो दो चीजें यहीं से कंफर्म है, यूनिपोलर न्यूरॉन्स में भी आ जाए। सो ये सोमेटोसेंसरी सिस्टम में मोस्टली होते हैं, राइट। सो इसका एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं। टेक्सटाइल सेंसेशन है, सो यूनिपोलर न्यूरॉन्स जो हैं आर द टाइप ऑफ न्यूरॉन्स विद अ सिंगल प्रोसेस एक्सटेंड फ्रॉम द सेल बॉडी। वही सिंगल प्रोसेस है, एक्सटेंड होता है सेल बॉडी से, विच इज ब्रांचेस इनटू टू द प्राइमरली फाउंड द सोमेटोसेंसरी सिस्टम में ये पाए जाते हैं, राइट। सो सोमेटोसेंसरी सिस्टम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्किन, मसल्स एंड ज्वाइंट। जब आप स्किन से, मसल से, ये ज्वाइंट, ये सारी चीजों से जब हमें सेंस होता है, राइट, तब हमारा सोमेटोसेंसरी सिस्टम एक्टिवेट होता है। देन सेंसेशन लाइक टच हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर एंड पेन, इन सारी चीजों में सोमेटोसेंसरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। देन टेक्सटाइल सेंसेशन क्या हम स्पेशली रेफर टू द सेंस ऑफ टच। अब टेक्सटाइल सेंसेशंस को हम स्पेशली रिफर किससे करते हैं? टच ऑफ, सेंस ऑफ टच, किसी भी चीज को हमने टच किया, विच डिटेक्ट बाय द सेंसरी रिसेप्टर इन द स्किन, राइट। हमारे स्किन में सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, उसने डिटेक्ट किया कि हाँ क्या टच हुआ है। दीज रिसेप्टर्स सेंड अ सिग्नल थ्रू द यूनिपोलर न्यूरॉन्स। अब यही इंफॉर्मेशंस यूनिपोलर न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जाएगी ब्रेन तक, राइट। So therefore, unipolar neuron somatosensory system is specifically sensitive to tactile sensation, right? So ये tactile sensation के लिए responsible है, sensitive है, right? Clear? So ये है आपका क्या? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, जो कि हम लोगों ने पूरा न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर वगैरह देखा था इसी बेसिस पे। बाइपोलर न्यूरॉन्स जो कि विजन वगैरह में होता है, राइट। स्यूडोपोलर या यूनिपोलर इसको बोलते हैं, राइट। सो ये हमारे कहाँ पे? सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में होते हैं, देन पेरिफेरल प्रोसेस, देन सेंट्रल प्रोसेस, ये सारी चीजें होती हैं, ओके। सो यूनिपोलर न्यूरॉन्स क्या? ओनली हैज अ प्रोसेस एक्सटेंड फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से ये एक्सटेंड होती है, राइट। ये सेल बॉडी से ये एक्सटेंड है, एक्सटेंड इनटू द सेंटर, द स्पाइनल कॉर्ड से ये अटैच्ड होती है, सेंसरी रिसेप्टर्स इनके होते हैं, राइट। सो ये प्रोसेस लीव सेल बॉडी द स्प्लिट टू एक्सोनल ब्रांचेस,
सो पेरिफेरी एट द एंड, राइट। सो ये यूनिपोलर देन सूडोपोलर एक ही चीज है, राइट। कभी कभी इंटरचेंजेबली नाम को यूज कर लेते हैं, ओके। देन यहाँ ये क्या है, यूनिपोलर न्यूरॉन सिंगल ब्रांचेस है, डिवाइडेड है टू पार्ट में। द एक्सटेंड बैक टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक जगह पे जाता है और दूसरा अदर पार्ट एक्सटेंड होता है कहाँ, स्किन और मसल्स में, राइट। जैसे कि ये है यूनिपोलर, ये यूनिपोलर से एक इस तरफ गया और एक इस तरफ आया, एक जुड़ जाता है किससे, पेरीफेरी ब्रांचेस से, और एक हमारा सीएनएस से जाएगा, राइट। देन लोकेशन देखिएगा यहाँ पर नियर स्पाइनल कॉर्ड with processing extend to skin, muscles, organs and gland. So somatosense touch, transmit touch, temperature, pain, autonomic system, detect gland and the organs. Right? Clear हुआ? Yes, ma'am. Okay. Then next question है आपका, amygdala part of the limbic system is specifically responsible for one of the following functions: thinking, learning, memory, emotions. सबसे easiest questions. थिंकिंग में तो हिप्पोकैम्पस होता है क्योंकि वो फ्रंटल में जी आता है। मैम जी इमोशन। ओके गला में भी इमोशन में ही होता है, जी इमोशन वाला ही। ओके। अभी बताइएगा और प्रियंका आपका। मैम ये फियर में तो होता ही है और दूसरा इमोशन जी होगा मैम। इमोशन ओके। सो आपका इमोशन राइट आंसर है, राइट। सो एमिगडाला पार्ट है किसका, लिम्बिक सिस्टम का। लिम्बिक सिस्टम में और भी सारी चीजें आती हैं, एमिगडाला भी इसका पार्ट है, और स्पेसिफिकली ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इमोशंस के लिए, राइट। मेमोरी हिप्पोकैम्पस, मेमोरी लर्निंग हिप्पोकैम्पस में आती है, राइट। सो यहां देख लेते हैं। सो इमोशंस जो है आपका करेक्ट आंसर है। सो द एमिगडाला, द की कंपोनेंट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इमोशन, पर्टिकुलर फियर एंड एंजाइटी, राइट। और अगर इमोशंस ही अकेला दिया हुआ है तो इमोशंस में जाएगा। ये प्ले करता है क्रूशियल रोल, इमोशनल रिस्पॉन्स करवाता है। So it help us recognize and response to emotional stimuli, both positive negative, दोनों तरीके की इमोशनल रिस्पॉन्स देते हैं कौन, एमिगडाला, राइट। देन मेमोरी का फॉर्मेशंस भी यहाँ पे होता है। सो इट लिंक इमोशनल एक्सपीरियंस विथ मेमोरी, मेकिंग देम मोर विविड एंड लॉन्ग लास्टिंग, राइट। अब जो इमोशनल एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे कि हम कहीं गए, कहीं घूमने गए, सो जो मेमोरी है उनके साथ हमारे इमोशंस भी जुड़े हुए हैं, तो वो एमिगडाला में वर्क होता है, राइट। देन डिसीजन मेकिंग, जब आप किसी डिसीजन पे जाते हैं या डिसीजन लेते हैं तब उसमें इमोशंस फैक्टर भी होता है, राइट। So it influence our decision making processing considering the emotional factors. So while the amygdala does some involvement in learning and memory, primarily functions is related to emotions, right? So यहाँ है आपके इमोशंस और बाकी अदर ये चीजें हैं, इनमें भी ये रोल प्ले करता है, ओके। देन हमारे नेक्स्ट वाले जो भी थे ऑप्शंस में उनको भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे ब्रेक डाउन करके देखें ऑप्शन। सो थिंकिंग, थिंकिंग में कौन इन्वॉल्व होता है, सो थिंकिंग इज मोर एसोसिएट विथ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, राइट। जब भी हम कॉग्निशन वगैरह करते हैं, रीजन लगाना, कॉग्निशन करना, जहाँ पे हमारा बहुत ही ज्यादा माइंड चलता है, दिमाग चलता है, वहां पे प्री फ्रंटल, राइट। अगर फ्रंटल है तो फ्रंटल में जाइएगा, और अगर फ्रंटल और प्री फ्रंटल है तो प्री फ्रंटल ही स्पेसिफिक आंसर होगा, राइट। जो कि हायर लेवल कॉग्निटिव फंक्शंस करवाते हैं, हम प्लान करते हैं, डिसीजन मेक करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, राइट। देन है आपका ऑप्शंस में लर्निंग भी था। सो व्हाइल विथ एमिगडाला प्ले अ रोल इन इमोशनल लर्निंग, राइट। सो ये इमोशनल लर्निंग में रोल प्ले करते हैं, नॉट द प्राइमरली ब्रेन रीजन रिस्पॉन्सिबल लर्निंग इन जनरल। जनरली ये लर्निंग में रोल प्ले नहीं करते, बट हाँ इमोशनल लर्निंग कहीं पे हो रही है तब एमिगडाला आपका वर्क करेगा, राइट। देन हिप्पोकैम्पस पार्ट है ब्रेन का जो इन्वॉल्व होता है लर्निंग मेमोरी में। देन मेमोरी सिमिलर टू लर्निंग
Amygdala contribute memory formation, especially emotional memory. Hippocampus is a primarily structure involved memory formation and retrieval. So memory formation और retrieval के लिए हिप्पोकैम्पस इन्वॉल्व है, राइट? सो ये अदर टॉपिक भी हम लोगों ने देख लिया कि कौन किस में इन्वॉल्व होता है. सो ये आ जाए तो इससे क्लियर होगा, राइट? कंफर्म, क्लियर? आगे चले. Yes, ma'am. ओके. देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ REM sleep? So easy dysynchrony, rapid irregular wave, lack of muscle tones, then lack of genital activity, then dreams. मैम लैक ऑफ मसल टोनस का क्या मीन्स है कि एक्टिविटीज कम है, क्या होगा Okay. इसका मतलब? क्या होगा मैम, ये पूछ रही हूँ, बता अच्छा. नहीं रही. ओके. विच इसका वन मतलब ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक? REM स्लीप की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? सो आपने क्या पूछा? लेक ऑफ मसल्स टोन. यस मैम, इसका मतलब मसल्स रिलैक्स नहीं है या रिलैक्स क्या है इसका मीनिंग? मतलब कि जो मसल्स टोन है वो लेक हो जाएंगी, मतलब कम होंगी. और लैक ऑफ जेनिटल एक्टिविटीज, ये जेनाइटल एक्टिविटी जो होगी उनमें भी कमियां आएंगी. मसल स्टोन जैसे नहीं हम लोग मूवमेंट वगैरह करते हैं तो उनमें वो इतना अच्छे से नहीं होंगे, लेक होंगे, राइट? कमी होगी. और जेनाइटल एक्टिविटी भी कम होंगी. ड्रीम और इजी डिसिंक्रोनी की मैम इजी जो है इरेगुलर होगा. जी. रैम पीरियड में ड्रीम्स तो आते ही हैं, लूसिड ड्रीमिंग इसी में आती है. फिर जी. अगर ये देखा जाए कि नॉन रैम से देखा जाए तो नॉन रैम है नॉन रैंडम आई मोमेंट. तो ये जी. बता रहा रैपिड इरेगुलर वेव्स चलते हैं. तो जी. क्योंकि जब आरईएम होता है तो ब्रेन बॉडी एक्टिव नहीं होती, बट ब्रेन ब्रेन एक्टिव होता है. जी. शायद यही होता है. और नॉन रैम में बॉडी एक्टिव होती है, ब्रेन इनएक्टिव. कंफ्यूजन हो रहा है. रैपिड इरेगुलर वेव. अब मैम लैक ऑफ मसल स्टोन अगर बात करें तो कैटाप्लेक्सी तो इसी में होता है. लैक ऑफ जी. मसल स्टोन. तो मसल्स रैपिड रेगुलर का मीन्स ये होगा मैम कि रेगुलर वेव्स तो होते ही हैं, क्योंकि रैपिड भी होते हैं रेगुलर भी होते हैं, रेगुलर तो जी. नहीं होते, तो ये तो होना चाहिए. ड्रीम्स भी होना जी. चाहिए. ये जी. नहीं आता है. जेनेटाइल एक्टिविटी. जी नहीं बताइए. होती है मैम. रैम रैम पीरियड में ही जो है ना, वो एक टाइम ऐसा होता है जिसमें जेनाइटल एक्टिविटीज हो, लेकिन लैक ऑफ जेनाइटल एक्टिविटी ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है. लैक ऑफ मसल स्टोन, हम्म. मसल स्टोनिंग, ये दोनों तीनों बड़ा कंफ्यूजिंग है. ये रैपिड जी. इरेगुलर वेव दे दिया, इजी डिसिंक्रोनी कर दिया. तो जी. इजी से तो लेते हैं, लेकिन अगर इरेगुलर वेव चलेंगी रैपिड में हम्म. चलती हैं, हाई एम्पलीट्यूड की होती हैं, अच्छी समझ में आती है, तो इरेगुलर तो नहीं कह सकते. मसल स्टोन लैक होती है. मसल स्टोन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक? जी. सोच के बताइए आराम से, टाइम हमें ले तो ए लीजिए. वाला, सब लोग तीनों लोग एक एक से जाते हैं, मैं तो इजी वाले पे मैम जा बी, रही मैं तो सोच रही हूँ बी पे कर देती हूँ, मसल स्टोन्स वाला. देखते हैं क्या होता है. लेकिन बी थोड़ा सा लग रहा है. गड़बड़ सा. बी लग रहा है. ओके. तो सबका बी है क्या? नहीं, मेरा इजी वाला मुझे गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि सिंक्रोनी, ओके. इजी, इरेगुलर, नॉन रैपिड और रैपिड में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है. ठीक है, आप देख लो मैम इसका. ओके. ओके. तो इसका सही आंसर है आपका लेक ऑफ जेनाइटल एक्टिविटी, राइट? सो करेक्ट आंसर है. अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट
मतलब कि आरईएम स्लीप की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। सो इजी डिसिंक्रोनी का मतलब ये कि इजी इस तरीके से जाती है ना, ऊपर नीचे इरेगुलर वेव, रैपिड फॉर्म में जाएगी, राइट। लेक ऑफ मसल स्टोन, अब मसल स्टोन तो लेक ही होंगे तभी तो पैरालाइज्ड होते हैं, राइट। एकदम से हम लोग स्मूथली तो नहीं आरईएम स्लीप में एक्ट करते कि स्मूथली हमारे क्या मूवमेंट वगैरह हो रहे हैं, मूवमेंट ही तो नहीं होते आरईएम स्लीप में, तभी तो पैरालाइज होते, तो ऑब्वियसली लेक ही होंगे, राइट। लेक ऑफ जेनाइटल, ड्रीम तो होते ही है। लेक ऑफ जेनाइटल एक्टिविटी, लेक नहीं होती जेनाइटल एक्टिविटी, जेनाइटल एक्टिविटी होती है, होती है। क्योंकि ड्रीम जब आते हैं, राइट, ड्रीम जब आते हैं तो ड्रीम के साथ साथ जेनाइटल एक्टिविटी भी होती है, राइट। क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उस टाइम पे, तब वो जेनाइटल एक्टिविटी कंटिन्यू होती है, लेक नहीं होती, राइट। सो देख लेते हैं यहां पर एक्सप्लेनेशंस। सो आरईएम स्लीप की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इजी डिसिंक्रोनी, आरईएम स्लीप कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड इरेगुलर ब्रेन वेव, इजी डिसिंक्रोनी सिमिलर टू द पैटर्न सीन ड्यूरिंग द वेकफुलनेस, जैसे कि वेकफुलनेस के टाइम में इस तरीके से चलती है, उसी तरीके से आरईएम स्लीप में भी उसी तरीके से चलेगी, बिल्कुल सिमिलर फॉर्म में, राइट। इरेगुलर ऊपर नीचे जाएगी। देन लेक ऑफ मसल टोनस का मतलब यहाँ पे क्या था, अटोनिया। अटोनिया क्या है, अटोनिया ड्यूरिंग आरईएम स्लीप मोस्ट स्केलेटल मसल्स आर पैरालाइज्ड टू प्रिवेंट एक्टिंग आउट ड्रीम, हम अपनी ड्रीम को एक्टिंग आउट नहीं कर पाते, हम इस चीज में हम प्रिवेंट करते हैं, तभी मसल्स पैरालाइज्ड होती है, राइट। इसको हम मसल्स एटोनिया बोलते हैं, या लेक ऑफ मसल स्टोन वही चीज है, राइट। इन्होंने लेक लगा दिया, या फिर मसल एटोनिया बोल देते हैं, या फिर इसी तरीके से सिनोनिम्स वगैरह ये लोग डाल देते हैं, राइट। मतलब वही है। सो ये क्या प्रिवेंट होते हैं, और अगर प्रिवेंट नहीं हो तो आरईएम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर हो जाता है, राइट, कि हम लोग ड्रीम में ही एक्ट करने लग जाते हैं, सो वो फिर डिसऑर्डर में कन्वर्ट होते हैं। देन प्रेजेंस ऑफ जेनाइटल एक्टिविटी, सो कॉन्ट्रेरी है ऑप्शन सी कि जेनाइटल एक्टिविटी ऑफन ड्यूरिंग REM sleep such as penile erection in male and increased vaginal blood flow in female, दोनों में ही क्या होता है, फ्लो ज्यादा होता है, इरेक्शन मेल में ज्यादा होगा, फीमेल में भी वेजाइनल फ्लूइड फ्लो ज्यादा होता है ड्रीम के साथ साथ। सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ड्रीम कंटेंट फिजियोलॉजिकल मेकर ऑफ दिस स्लीप स्टेज, राइट। जैसे जैसे ड्रीम देखते हैं सो ये जेनाइटल एक्टिविटी बढ़ती है, प्रेजेंस होती है उस टाइम पे, ना कि कम होती है, ओके। देन ड्रीम तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ही। सो आरईएम स्लीप इज द स्टेज वेयर विविड नैरेटिव ड्रीम primarily occur making it closely associated with a phenomena। हम क्या देख रहे हैं, हम एक तरीके से नैरेटिव फॉर्म में पूरा डिस्क्राइब कर देंगे कि क्या हम देखा, क्या ड्रीम आए, वो सारी चीजें, राइट। सो लेक ऑफ जेनाइटल एक्टिविटी जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज जेनाइटल एक्टिविटी इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आरईएम स्लीप। ये आरईएम स्लीप की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें प्रेजेंस होती है ना कि अब्सेंस, ना कि लेक, ओके, क्लियर। मैम जेनेटाइल एक्टिविटीज मीन्स कि इंडिविजुअली कुछ डिस्चार्ज होना या फिर कुछ भी एक्टिव होना, जी यही जी होगा ना। जी, ओके। जैसे कि प्रियंका मैम ड्रीम ने देखते हैं बोला भी था तो कि जी एक्टिविटी तो जी होती है जी, इसमें, बट वो लैक वर्ड हम राइट है, लोग माइंड में ही नहीं वो रखा ना है, तो हो गया है। लैक ऑफ हाँ, मसल स्टोन जो है वो मुझे जी कैटाप्लेक्सी जी याद आ रहा था। और ये जो जी जी है जी ये तो पता था कि जेनेटल एक्टिविटी होती है ड्यूरिंग रैम जी स्लीप, लेकिन मुझे बार बार जी प्रॉब्लम कर रहा था आरईएम, मुझे लग रहा था ये गड़बड़ है जी आरईएम स्लीप उसमें और बोला ना लैक ऑफ, तो लैक ऑफ हम लोग ने ध्यान नहीं दिया, जी जबकि आपने बोला भी कि होती है एक्टिविटी। जी, कोई नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाते हैं। सो a specific brain region can be destroyed by the sum of the following method. Choose is the correct answer. Immunocytochemistry method, radio frequency lesion method, cytotoxic lesion method, फ्लोरोगोड मेथड, एक्सपेरिमेंटल एवल्यूशन मेथड। सो चूज करना है ABCD। बी तो मैम इसमें पक्का है ही। अब दो ऑप्शन में बी आ रहा, तो मैम अब उसमें मैं देख के बता रही हूँ। जी
मैम BC होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन ए? नहीं, उसमें ई भी ऑप्शन है ना से मैम? नहीं नहीं, ई भी तो है जी। मैम, एक सेकेंड और। ओके ओके, आराम से बना लीजिए। मैम मुझे जी बी वाला ऑप्शन जो है लग रहा है, ABC। ई लग रहा था, मुझे लग रहा था कि सी जी। नहीं होगा, लेकिन ई में जो हम्म। एक्सपेरिमेंटल एब्लेशन, ये जो एब्लेशन मेथड है, एक मेथड जी मुझे लग रहा है, ये एक्सपेरिमेंटल वर्ड बहुत मुझे ठीक नहीं लग रहा है। जी ये लीजन मेथड तो होते हैं दो, और जी लेकिन ये इम्यूनोसाइटोकेमिकल मेथड, तो केमिकल से भी चीजों को मेथड, मुझे पहले लग रहा था ए नहीं है, ई है, जी। BCE पहला वाला, हम्म। लेकिन एक्सपेरिमेंटल से कि ये नहीं होगा, और ओके ABC वाला ऑप्शन होगा, मतलब बी वाला ऑप्शन। ओके। सो स्पेसिफिक ब्रेन रीजन, हमारे ब्रेन रीजन में किस चीज से डिस्ट्रॉय होता है, कौन सा मेथड हम लगाते हैं जिसमें ब्रेन के एरिया में हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। राइट दीपाली, अब आप बताइएगा कौन से मेथड है वो। सो हिंदी में भी डिस्क्राइब हो गया। मैम इसमें जी DCE ये फर्स्ट नंबर ही होगा, क्योंकि बी भी है जी और जी। सी भी है, तो अब इसमें ई हो सकता है, तो मैम मुझे फर्स्ट नंबर लग रहा है। ओके फर्स्ट फर्स्ट ही लग रहा है मैम। ओके। और बी किसका है? बी मैं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे जी एक्सपेरिमेंटल एबलेशन मेथड तो है, बट ये जो जी वर्ड एक्सपेरिमेंटल लग रहा है ना, तो वो मुझे लग जी रहा है कि किसी चीज को डिस्ट्रॉयड करने के लिए एक्सपेरिमेंटल एबलेशन मेथड कैसी होगी, जबकि ये केमिकल जो इम्यूनोसाइटोकेमिकल मेथड है वो लग रहा है। कंफ्यूजन है, जी। बट मुझे लग रहा है ABC ही एक्सपेरिमेंटल ही। ओके, चलिए देखते हैं। सो आपका करेक्ट आंसर है ए। राइट। सो क्या है, स्पेसिफिक ब्रेन रीजन, हमें ब्रेन रीजन में, स्पेसिफिक ब्रेन रीजन में डिस्ट्रॉय करना है। सो किस मेथड से करना होगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, रेडियो फ्रिक्वेंसी लीजन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये सारे मेथड पढ़े हुए हैं। राइट। सो रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोड जाता है वहां पे, लीजन करते हैं, डिस्ट्रॉय करना है ना। देन एक्सटोटोसिक लीजन मेथड, इसमें तो लीजन ही आ गया। राइट। सो लीजन मेथड ये भी है। देन क्या है, एक्सपेरिमेंटल एवल्यूशन मेथड, एवल्यूशन मेथड पढ़ा हुआ था ना। सो एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल उन्होंने वर्ड लगा दिया कंफ्यूजन के लिए। एक्सपेरिमेंट ही तो करेंगे कि जब किसी चीज पे परफॉर्म किया जाएगा, कहीं पे भी डैमेज किया जाएगा, डिस्ट्रॉय किया जाएगा, तो वो एक्सपेरिमेंट ही है। और ये सारी मेथड एक्सपेरिमेंटल है ही। राइट। न्यूरोलॉजिस्ट ने टेस्ट वगैरह किए फिर जाके ये मेथड आए हुए हैं। राइट। सो और ये फ्लोरोगोड, ये क्या, ये वाले मेथड जो थे वो ब्रेन, ये पैथवे वगैरह होते थे। राइट। उनमें ये यूज होते हैं। फ्लोरोगोड, इम्यूनो साइटोकेमिकल मेथड, ये तो केमिकल देके किया जाता है। राइट। सो देख लेते हैं, BCE आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिएगा यहाँ पूरा एक्सप्लेनेशन। सो BCE करेक्ट है। सो आइडेंटिफाइड मेथड डिस्ट्रॉय द स्पेसिफिक ब्रेन रीजन, कौन सा मेथड से हम ब्रेन रीजन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? राइट। सो इम्यूनो साइटोकेमिकल मेथड क्या है, ये तो एंटीबॉडीज इसमें यूज होती हैं, डिटेक्ट करते हैं लेवल ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन इन टिश्यूज। राइट। हमारे ब्रेन में कहाँ डैमेज है, क्या है, उसमें टिश्यूज जो होते हैं उसको देखा जाता है, डिटेक्ट करते हैं। पर्पस क्या होता है, डायग्नोस्टिक और इन्वेस्टिगेटिव, एंड डज नॉट डिस्ट्रॉय ब्रेन रीजन। इसमें हम
क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, ना कि डिस्ट्रॉय करते हैं ब्रेन टिश्यूज को। और ये लीजन मेथड में नहीं होता, राइट। जैसे कि एंटीबॉडी जाती थी, वहां पे अटैच्ड हो जाती थी, जहां पे भी डैमेज वगैरह होता था, फिर उस चीज से हम डायग्नोस और इन्वेस्टिगेट करते थे, इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री मेथड, राइट। याद आया। देन रेडियो फ्रिक्वेंसी yes, मेथड, जी, रेडियो फ्रिक्वेंसी, इसमें इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं, राइट। सो इन्वॉल्व पासिंग हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू द इलेक्ट्रोड, वही इलेक्ट्रोड लगाते यहाँ ब्रेन में, जनरेट द हीट से डिस्ट्रॉय करते थे ब्रेन टिश्यूज, राइट, जहां पे भी डिस्ट्रॉय करना होता है। सो यूज टू डिस्ट्रॉय स्पेसिफिक ब्रेन रीजन, इसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं, इसको हम यूज करते हैं, राइट। सो एक्स देन नेक्स्ट है साइटोटॉक्सिक लीजन मेथड। साइटोटॉक्सिक एमिनो एसिड, कैनिक एसिड, एनएमडीएस, राइट, ओवर स्टिमुलेट कर देते हैं, सिलेक्टिवली किल करते हैं न्यूरॉन्स को स्पेसिफिक ब्रेन एरिया में, राइट। कैनिक एसिड वगैरह हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, राइट। सो इफेक्टिव टू डिस्ट्रॉय टारगेट न्यूरॉन्स व्हाइल स्पेयरिंग फाइबर ऑफ पासेस, राइट। सो इन सारी एसिड से डिस्ट्रॉय करते हैं ब्रेन के न्यूरॉन्स। सो ये सी वाला भी करेक्ट होता है। देन है आपका क्या, एक्सपेरिमेंटल एवलेशन मेथड। सो इन जनरल टर्म्स रिफर द रिमूवल, इसको हम रिमूवल बोलते हैं कि कट लगा दिया, रिमूव कर दिया, डिस्ट्रक्शंस ऑफ ब्रेन टिश्यूज, स्टडी द फंक्शंस, मेथड लाइक सर्जिकल रिमूवल, सर्जिकल करके, केमिकल एवलेशन से भी कर लेते हैं, केमिकल देके। देन लीजनिंग फॉल अंडर द कैटेगरी वाइडली यूज डिस्ट्रॉय स्पेसिफिक ब्रेन रीजन, राइट। सो इसको हम रिमूव करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। देन फ्लोरोगोल्ड मेथड क्या है, ये पैथवे वगैरह बताते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व यूजिंग फ्लोरोगोल्ड रिट्रोग्रेड ट्रांसफर दैट लेवल न्यूरॉन्स कनेक्ट द इंजेक्शन साइट। सो इनका पर्पस क्या होता है, न्यूरल कनेक्शन एंड डज नॉट डिस्ट्रॉय द ब्रेन रीजन। न्यूरॉन्स का कनेक्शन क्या है, पैथवे क्या है, राइट, ये फ्लोरोगोल्ड मेथड बताते हैं, ना कि डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके, सो अब याद आया वो सारे मैम मेथड। सी सी जी नंबर एक बार बताइए। जैसे लीजन मेथड के अंदर हम लोगों ने 3 पढ़े थे, तो जी एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन करके था उसमें, तो मैम वो जी वैक्यूम क्लीनर की तरह सक करता था। जी रेडियो में जी जी करंट वाला था, और मैम वो जी एक और था जिसमें मैंने फ्रीज कर देते थे। तो ये कौन सा जी था एक्साइटो? ये उसी में सी है, नंबर। उसी में है, कैनिक एसिड एग्जाम्पल फॉर्म में दिया होगा, देखिएगा उसी स्लाइड में। कैनिक एसिड से भी वहीं पे था कि लीजन हो जाते हैं, तो ये मैम राइट। किसके अंदर है? ये रेडियो में नहीं है, एक्सप्रेशन में ये है? ये नाइफ ना कट में ना तो होगा नहीं, तो एक्सप्रेशन में वाले में होगा जिसमें वैक्यूम क्लीनर जैसा यूज करते थे, जी किसमें जी आएगा ये? जी जी उसी में आएगा मे बी, कैनिक ओके। एसिड। ओके, सो याद आ गया, ये सारे मेथड एक बार और अच्छे से देख लेना। ओके, ये बिल्कुल रीसेंट पेपर है जिनसे ये बने हुए हैं। अब आता है एक्शन पोटेंशियल्स का क्वेश्चंस। सो अरेंज the following statement in the correct sequence of the movement of the ions during the action potential। action potential के दौरान करेक्ट सीक्वेंस लगाना है कि किस तरीके से आयंस का मूवमेंट होता है अंदर बाहर, राइट। सो ए ऑप्शन आपका है Na प्लस चैनल ओपन, Na प्लस बिगिन टू एंटर द सेल, राइट। फिर बी है K प्लस कंटिन्यू लीव द सेल causing the membrane potential to return to the resting level, right। देन सी है आपका K प्लस चैनल ओपन, K प्लस बिगिन टू लीव द सेल, K प्लस ओपन होते हैं और K प्लस बाहर निकल जाते हैं, राइट। डी है K प्लस फिर क्लोज हो जाते हैं और Na प्लस रीसेट होते हैं, राइट। देन ई है आपका Na प्लस चैनल बिकम रिफैक्ट्री पीरियड में जाते हैं, नो मोर Na प्लस एंटर, जिसमें Na प्लस फिर एंटर नहीं होते, राइट। सो ये है आपका पूरा ABCD, इनको एक सीक्वेंस में लगाना है कि किस तरीके से आयंस का मूवमेंट होता है।
आराम से देख के लगाइएगा। मैम बी। बी, ओके। बी ऑप्शन में लग रहा है प्लस। ओके, बाकी ऑप्शन बी लग रहा है मुझे, क्योंकि पहले तो सोडियम चैनल ओपन होता जी है, फिर सोडियम चैनल जी जैसे ही एंटर करता है तो पोटेशियम, 3 सोडियम जाता है, फिर पोटेशियम के 2 चैनल खुलते हैं, गेटेड जी चैनल, तो वो जाता है, फिर बंद हो जाता है, फिर बाद में सोडियम गेटेड चैनल। जी एंड फिर भी कुछ जो है वो लीकेज चैनल से जाता रहता है, और फिर बाद में रिफ्रैक्टरी पीरियड मेंटेन होकर के ये चैनल भी बंद हो जाता है और जी रीसेट होता है। तो बी वाला ऑप्शन है, ए ओके सी ई बी डी। ओके। सो बी आंसर आपका करेक्ट आंसर है, यहाँ पे टिक नहीं हुआ है, राइट। सो बी आंसर है आपका। सो बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने ये क्वेश्चंस बनाया, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल वाकई चैलेंजिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। कि हाँ, ये प्रोसेस समझ आ जानी चाहिए, हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। हमने भी जब समझाया तो हाँ ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आप लोगों ने फर्स्ट टाइम में ही बना लिया, तो बहुत अच्छी बात है, सबने ही बनाया, मतलब कि प्रोसेस पूरी समझ में आई है, बैठा हुआ है दिमाग में। सो यहाँ पे सही है, Na+ चैनल आपके सबसे पहले ओपन होंगे और Na+ बिगिन टू एंटर द सेल, Na+ वाले चैनल अंदर आ जाएंगे, राइट। अंदर आ गए, देन क्या है, फिर आ जाता है आपका K+ चैनल ओपन होंगे और K+ हमारे बाहर निकल जाएंगे, ओके, ये भी सही है। देन ई Na+ चैनल बिकम, फिर आ जाता है आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड, सेल थोड़ा सा रिफ्रैक्टरी पीरियड में जाता है, जहां पे Na+ कोई भी एंटर नहीं होता, ओके। देन आता है आपका बी, बी में क्या है, कंटिन्यू, K+ कंटिन्यू लीव द सेल्स, ये कंटिन्यू बाहर निकलते रहते हैं, राइट। सो इसी में ही क्या होता है, हाइपरपोलराइजेशन भी हो जाता है, जब बहुत ही ज्यादा K+ बाहर निकल जाते हैं, और फिर धीरे धीरे ये रेस्टिंग में भी आ जाती है, ओके। देन डी एंड में है आपका, K+ चैनल फिर क्लोज हो जाते हैं और दोनों चैनल रीसेट होते हैं, और नेक्स्ट वाले एक्शन पोटेंशियल के लिए ये अपना रोड मैप बना लेते हैं, इक्विलिब्रियम बना लेते हैं, राइट, आयंस का। सो बी आंसर आपका करेक्ट आंसर है। सो यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशंस के साथ। सो एक्शन पोटेंशियल प्रोसेस इन्वॉल्व सीक्वेंशनल आयन मूवमेंट अक्रॉस द न्यूरल मेम्ब्रेन ड्राइविंग द वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, राइट। सो Na+ चैनल ओपन होंगे, Na+ एंटर करेंगे सेल के अंदर, सो क्या हो जाएगा आपका डीपोलराइजेशन, राइट। So begin when the voltage gated Na+ channel open, allow Na+ channel to rush into the cell due to the concentration gradient, right? Then क्या है, this make the membrane potential less negative, initiate the action potential। अब अंदर वाला environment इंट्रासेलुलर वाला क्या हो जाएगा, less negative हो जाएगा। So ये है आपका depolarization। Then K+ channel फिर open होंगे और K+ बाहर निकल जाएंगे, right? So as a membrane potential become more positive, सो वोल्टेज चैनल K+ ओपन होंगे, K+ बाहर निकल जाएंगे, सो ये रीपोलराइजेशन की प्रोसेस है, राइट। सो ये भी प्रोसेस आप देख लीजिएगा, इसी सीक्वेंस में डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन। देन Na+ चैनल बिकम रिफ्रैक्टरी, अब Na+ चैनल रिफ्रैक्टरी में जाएंगे, कोई भी Na+ एंटर नहीं होगा, सो द Na+ चैनल क्लोज हो जाएंगे, बिकम अ रिफ्रैक्टरी में इनएक्टिव ब्रीफ पीरियड प्रिवेंटिंग द फर्दर Na+ एंट्री। सो Na+ यहाँ पे एंटर नहीं होते थोड़ी सी पीरियड के लिए, और यहाँ पे कोई भी अनदर एक्शन पोटेंशियल क्रिएट नहीं होता, राइट। सो इसको यूनिडायरेक्शनल प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। इंश्योर ये करता है कि एक ही यूनिडायरेक्शन, मतलब इसी ही डायरेक्शन में जाना है, ये नहीं कि दूसरा वाला एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, नहीं। देन K+ कंटिन्यू लीव द सेल, K+ कंटिन्यू बाहर निकलते रहते हैं, और मेम्ब्रेन फिर रिटर्न जाती है रेस्टिंग स्टेज में, राइट। सो आउटफ्लो होते हैं, K+ कंटिन्यू बाहर निकलेंगे, सो ड्राइविंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बैक टुवर्ड द रीपोलराइजेशन में जाती है। देन फिर क्या होता है, रीसेट होते हैं दोनों चैनल,
सो प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल्स के लिए, राइट। सो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाता है। सो ये भी आपका पूरा का पूरा समरी टेबल में लगाया हुआ है। Na+ चैनल ओपन, Na+ बिगिन द एंटर द सेल, सो ये डिपोलराइजेशन है, राइट। K+ चैनल ओपन, K+ बिगिन लीव द सेल, K+ बाहर निकल जाएंगे, तो ये रिपोलराइजेशन है। Na+ चैनल बिकम रिफ्रैक्टरी, कोई भी एंट्री नहीं होगी कुछ टाइम के लिए, और नो एक्शन पोटेंशियल, डायरेक्ट ये भी आ जाता कोई एक्शन पोटेंशियल, एनोदर एक्शन पोटेंशियल क्रिएट नहीं होगा, राइट। फिर K+ निकलते जाएंगे, सो रेस्टिंग स्टेट में जाएगा, और रेस्टिंग में क्या -70 मिलीवोल्ट में ही रेस्टिंग होती है रिपोलराइजेशन फेज। देन दोनों रीसेट हो जाएंगे एनोदर एक्शन पोटेंशियल्स के लिए, राइट। सो आपका ये एक्सप्लेनेशन से ये भी डाला हुआ है, राइट। सो रेस्टिंग पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट, राइट। फिर ये थ्रेशोल्ड एक्शन पोटेंशियल आए, लेकिन बहुत कम इंटेंसिटी में आए, तो ये देखिएगा ये एक्शन पोटेंशियल ऊपर ही नहीं जा पाया, ये फेल होगा यहीं की यहीं। जब तक एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल तक नहीं आएगा -55 तक, तब तक वो थ्रेशोल्ड को टच नहीं करेगा, तो एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, राइट। सो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल होता है, सो डिपोलराइजेशन में जाती है सेल, यहाँ पे +30, 40, 50 तक चली जाती है एक्शन पोटेंशियल प्लस में, राइट। और फिर ये रिपोलराइजेशन में सेल डाउन होती है, और रिफैक्ट्री पीरियड यहाँ पे है, राइट। और ये फिर और हाइपर पोलराइजेशन देखिएगा, ये है उस वाले स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन में भी था तब जब बता रहे थे, इसमें सारी चीजें क्लियरिटी है। हाइपर पोलराइजेशन क्या है, ये है बिल्कुल नीचे की तरफ ये, और ये जो बन रहा है ना रेस्टिंग पोटेंशियल, और इसका ये इसको बोलते हैं रिफैक्ट्री पीरियड, और फिर से रेस्टिंग पोटेंशियल रेस्टिंग स्टेट में आ जाएगी, और एनोदर एक्शन पोटेंशियल फिर क्रिएट होगा, राइट। क्लियर। सो ये भी सीक्वेंस आपको याद रखने हैं एज इट एज ही। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके। सो ये भी दिया गया है, राइट। डिपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, रेस्टिंग स्टेट, ऑल आइन चैनल क्लोज, सारे चैनल क्लोज होते हैं। डिपोलराइजेशन में Na+ ओपन होते हैं, K+ क्लोज होते हैं, राइट। रिपोलराइजेशन में Na+ इनएक्टिवेट हो जाते हैं, और K+ चैनल ओपन हो जाते हैं। सो ये भी याद रख लीजिएगा, मैच द कॉलम में आ जाए किसी भी तरीके से, ये इस तरीके से दिए रहते हैं। सो एक बार प्रोसेस बैठी है दिमाग में, सो आराम से बन जाता है। हाइपर पोलराइजेशन में Na+ क्या होते हैं, रीसेट होते हैं, और क्लोज भी होते हैं, और K+ कंटिन्यू ओपन रहते हैं, राइट। और यहाँ पे देखिएगा ये है रिफैक्ट्री पीरियड, इसमें क्या है एब्सोल्यूट रिफैक्ट्री पीरियड, इतना ये एरिया को कवर कर रहा है, राइट। और रिलेटिव रिफैक्ट्री पीरियड ये वाला एरिया को पूरा कवर कर रहा है, ओके। सो ये पूरा का पूरा वही है, इसको भी देख लेते हैं। Absolute refractive period, then relative refractive period. So period where the neuron completely unable another action potential create नहीं करती है, right? इसमें क्या है, अब period where a neuron less excitable generate the action potential, generate कर देगा action potential अगर बहुत ही ज्यादा stronger form में है, right? इसमें सोडियम चैनल क्लोज होते हैं, इसमें ओपन होते हैं, इसमें पोटेशियम चैनल ओपन रहेंगे, इसमें भी ओपन रहेंगे, राइट। मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे थ्रेशोल्ड को कि बिलो जाएगी, ये अबव जाएगी, ये अप्रोक्सीमेटली बहुत कम मिलीसेकंड के लिए होता है, ये थोड़ा टाइम लग जाता है। एनी स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस के लिए इनफेक्टिव रहेगा, अगर स्ट्रॉन्गर आ जाता है तब तो थोड़ा बहुत ये एक्शन पोटेंशियल कर जाएगा, राइट। ये एक ही डायरेक्शंस में होता है, यूनी डायरेक्शन, राइट, इसी डायरेक्शंस में जाएगा, ओके। सो ये यहाँ पर हमारा ये सारी चीजें क्लियर होती हैं, क्लियर है। नेक्स्ट पे चलें। जी मैम। यस मैम। ओके। सो यहाँ पे है क्वेश्चन आपका, अरेंज द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस सीक्वेंशनली। सो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आपको स्ट्रेस के दौरान किस तरीके से होते हैं उनको सीक्वेंस फॉर्म में लगाना है, राइट। सो फर्स्ट है रिलीज द एंडोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, रिलीज द CRF फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस, suppress the immune system functions, और ग्लोरोकोर्टिसोल रिलीज द एड्रेनलिन ग्लैंड। ये आपके ऑप्शंस हैं, इनको सीक्वेंस में लगाइएगा।
ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी मैम होगा। सबसे पहले तो परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस ही आएगा, तो जी परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस यानी सी नंबर एक में ही है, तो फिर बी ही होना चाहिए। जी, जी ओके मैम सी। ओके, बी तो सॉरी। करेक्ट आंसर है। जी जी, सो करेक्ट है, बिल्कुल। सो एक चीज को आपने फिक्स किया, सारा क्वेश्चंस बन गया। सो देखना किस तरीके से क्वेश्चंस है हमारे पीवाईक्यू में, राइट। अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना कि हाँ, जो चीजें पढ़ी हुई हैं, जो पढ़ाई हुई है, उनसे क्वेश्चनिंग हो रहा है, राइट। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ होगा कि हाँ, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जो हम बोलते थे ये सीक्वेंस में आता है, इसको सीक्वेंस याद रखिए, बीच बीच में बताते थे, राइट। सो एक चीज को आपने फिक्स किया, आपका पूरा क्वेश्चंस बन गया। सो इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट लेवल के होते हैं जो किसी से नहीं बनते, राइट। कुछ इतने सिंपल होते हैं कि सबसे ही बन जाते हैं। सो वही है, 60% तक एवरेज इतना हमारा पेपर का पैटर्न वो लोग बनाते हैं, राइट, कि हाँ, हमें कैसा पैटर्न डालना है। सो आपका बिल्कुल सही है कि सबसे पहले तो हम स्ट्रेस परसेप्शन ऑफ किसी भी चीज को हम परसीव करेंगे, राइट। सो सी, सी को फिक्स किया, पूरा क्वेश्चंस बन गया, आपका टाइम भी सेव हो गया, राइट। देन बी क्या है, रिलीज होगा फिर क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड से एडोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, राइट। फिर होगा क्या, सीआरएफ हाइपोथैलेमस से निकलेगा, फिर ये एडेलिन ग्लैंड से कॉर्टिसोइड्स निकलेगा जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स है, राइट। और डी एंड में क्या, इम्यून सप्रेस हो जाएगा, राइट। तो ये है आपका सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस ये है, फिर कभी ये लोग फिर से थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। सो प्रोसेस एक बार बैठ गई दिमाग में, फिर कितना भी वो घुमा लें फिर हो जाता है क्लियर। सो यहाँ पे देख लीजिएगा, अरेंज द sequence physiological response stress must be consider activating hypothalamus pituitary adenine HPASS, right. So perception of stress process begin, the individual ने perceive किया stressor, activate हुआ brain, आपने डॉग देखा, आपको स्ट्रेस हुआ, रिलीज हुआ हाइपोथैलेमस से सीआरएफ, हाइपोथैलेमस कॉर्टिट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर इसको हम बोलते हैं। कभी कभी ये पूरा भी दे देते हैं, कभी कभी ये शॉर्ट फॉर्म में भी देते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ये सिग्नल देते हैं, राइट। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से अब ये वाला मिसिंग था, ये वाला मिसिंग है, राइट, लेकिन इसको हमें देखना है। सो यहाँ पे क्या है, रिलीज होगा एंडोकॉर्टिट्रोपिन हार्मोन एसीटीएच, राइट। सो ये शॉर्ट फॉर्म भी दे देते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता। सो सीआरएफ स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये रिलीज कर देता है एसीटीएच ब्लड स्ट्रीम में, राइट। ग्लूकोकॉर्टिसोइड रिलीज होता है फिर एंडिलिन ग्लैंड से। अब एसीटीएच ट्रेवल करता है कहाँ, एडिलिन ग्लैंड से, जो रिलीज कर देता है ग्लूकोकॉर्टिसोइड्स कॉर्टिसोल्स, जो कि स्ट्रेस स्ट्रेस में ये रिस्पॉन्स करते हैं, राइट, क्लियर। देन यहाँ पे फाइनली सप्रेस हो जाएगा क्या, इम्यून सिस्टम। सो क्या है, CBAED, ये आ जाता है आपका करेक्ट आंसर। सो ये वाला फैक्टर भी याद रख लीजिएगा, ये उसमें नहीं है बट डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, ओके, क्लियर। तो ये पूरा का पूरा आपका सीक्वेंस है, परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस, रिलीज सीआरएफ, परसेप्ट किया, सीआरएफ ने रिलीज किया हाइपोथैलेमस से, सीआरएफ से एसीटीएच निकला, एसीटीएच ने कॉर्टिसोल कॉर्टिसोल रिलीज किया, कॉर्टिसोल से जब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स निकलेगा तो क्या होगा, हमारा सप्रेस हो जाएगा इम्यून सिस्टम, बाकी अदर फंक्शन भी सप्रेस होंगे, राइट। सो ये है आपका सीक्वेंस, क्लियर। जी मैम क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, sequential arrange the section of the vertebrates of the spinal column from the top to bottom. So thoracic, scalral, cranial, lumbar. So इनको आपको सीक्वेंस में लगाना है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ,
राइट। सो ये आपको चूज करना है। सो देखिएगा, इसमें भी ऑप्शन बी होगा। सबसे पहले क्रेनिकल वर्टिब्रेटा हुआ था, जी। फिर थोरोटिक, फिर लंबर। हम्म, मुझे इसमें कंफ्यूजन है लेकिन ऐसे ही है, सबसे पहले क्रेनिकल ओके आते हैं। ओके। सबसे पहले तो मैम सी आएगा, जी जी फिर ए, सी, ए, जी। बी हम्म, ऑप्शन बी होगा मैम। मैम। ओके। बी सो एक को फिक्स करो, सीधा फिक्स हो गया, राइट। सो सबसे पहले क्या है, सर्विकल, तो सी, फिर ए थॉर्किक, राइट, फिर डी आएगा लंबर, देन कॉशिगेल, सेक्रल सबसे नीचे होता है, कॉशिगेल इससे भी नीचे होता है जो कि टेल बोन के पास मैम होता है, सर्विकल को राइट। क्रेनिकल भी बोलते हैं क्या? इसी सर्विकल में को क्या कंफ्यूजन बोलते हो हैं? रहा था। ये जो लिखा हुआ सी नंबर जी क्लिनिकल जी जी लिखा हुआ है इसमें, ये तो ये जी भी बोलते ये हैं कि मिस टाइप है ये? ना ना, यही बोलते इसी हैं। में कंफ्यूजन था मैम। जी ओके मैम। जी, जो कॉलर के पास होती है ना वही। सो मे बी मिस टाइप भी हो सकता है। सो सर्विकल आप कंसीडर करना, ओके। एक बार गूगल पे देख लेना, मे बी इसका शायद हो कुछ। सो ये है आपका क्या, सीक्वेंस, राइट, टॉप टू बॉटम दिया हुआ है, ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है स्पाइनल कॉर्ड का, पूरा अरेंज करना है सीक्वेंस। अब आ जाए बॉटम टू टॉप, राइट। तो इस तरीके से घुमा फिरा के आ जाते हैं, तो ऊपर नीचे से ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, राइट। यहां देख लीजिएगा, ये है आपका क्या, सो क्वेश्चंस और भी बनते हैं, इनके नंबर भी आपको याद रखने हैं, राइट। सो अरेंज द सेक्शन वर्टिब्रेट स्पाइनल कॉलम सीक्वेंसली टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे लगाया गया है सीक्वेंस। तो सर्विकल वर्टिब्रेट्स जो कि 7 होते हैं, राइट। सो टॉप मोस्ट सेक्शन स्पाइनल कॉलम लोकेटेड द नेक रीजन, ये नेक रीजन पे लोकेटेड होते हैं, राइट। इनका लोकेशन भी आपको याद रखना है। योरी कितने होते हैं, सो 7 होते हैं, राइट। C1 से C7 सपोर्ट करते हैं स्कल को। देन थॉर्किक जो होते हैं मैम वो 12 होते हैं। 8 होते हैं ना, सर्विकल तो 8 होता है शायद, नहीं होता है? 7 होता, 31 पूरे होते हैं, 8 होगा, 8 होगा, 8 मिस साइट है यहाँ, क्योंकि 31 पेयर फिर बनेंगे, राइट। सो पूरा का पूरा टोटल कितने होते हैं, 31 होते हैं। सो ये होंगे 8, यहाँ तक C1 से C8 तक होते हैं। फिर थॉर्किक होता है 12 तक, राइट। लंबर होते हैं हमारे 5। सो थॉर्किक क्या, सेकंड सेक्शन लोकेटेड अपर बैक कंसिस्ट द 12 आर द कनेक्ट द लिम्स, ये हमारे कमर की यहाँ से होता है, फिर कमर से थोड़ी से ऊपर की तरफ होता है, राइट, जो पीठ वगैरह होती है। देन लंबर, ये थर्ड सेक्शन होता है, लोअर बैक में जाएगा, ये 5 होते हैं, राइट। बियर मच द बॉडी वेट, यहीं पे हमारा पूरा का पूरा वेट होता है। देन सेक्रल, ये भी 5 होते हैं, और एक होता है कॉसिगल, राइट, जो कि क्या होते हैं, 1 होते हैं, राइट। सो यहाँ पे देखिएगा, ये है आपका 31 पेयर होंगे पूरे के पूरे। नर्व कनेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड वेरियस बॉडी रीजन, 8 पेयर में सर्विकल, फिर 12, 5 लंबर, 5 सैक्रल और 1 कॉसिगेल, राइट। सो यहाँ पे कॉसिगोल वाला क्या है, मिसिंग था। सो इनका ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, क्लियर? यस मैम। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच
structure of limbic system is mostly responsible control the emotional behavior of fear? amygdala. Okay, बाकी यस नंबर एमिगडाला ही होगा। हिप्पोकैम्पस तो मेमोरी के लिए है और जी सेंजुरेस भी नहीं है। सेंजुरेट तो 1 नंबर ही होना चाहिए। 1 नंबर है। मैम फर्स्ट ओके ओके सो फर्स्ट ऑब्वियसली सही आंसर। देखना अब ये रिपीट हुआ ना क्वेश्चंस, थोड़ा सा चेंज किया है वही क्वेश्चंस, राइट। लिम्बिक सिस्टम या एमिगडाला से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा टर्म्स वगैरह सेंटेंस वगैरह उन्होंने चेंज किए, राइट। सो इसका क्या है, एमिगडाला है। So amygdala limbic system group of interconnected structure in the brain regulate emotions, behavior और memory, right? रोल क्या है amygdala? स्मॉल सा ऑलमंड शेप में है, जो कहाँ पे है, टेम्पोरल लोब में है, राइट। ये प्रोसेसिंग करता है, सेंट्रल रोल ऑफ प्रोसेसिंग इमोशन, पर्टिकुलर फियर और एग्रेशन में। और फाइट फ्लाइट, जब भी हमें कहीं पे थ्रेट टिगर वगैरह होता है, तो फाइट फ्लाइट में भी ये रिस्पॉन्स करते हैं, एक्टिवेट कर जाते हैं क्या, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, राइट। So study has shown the damage amygdala result dismiss recognition fear inappropriate emotional response। अगर डैमेज हो जाता है तो हमारे लिए डर ही नहीं लगेगा, कोई इमोशंस ही नहीं निकल के आएगा। और अदर वाले क्या है, हिप्पोकैम्पस आपका मेमोरी फॉर्मेशंस में है, एलटीपी, राइट। देन सिंगुलेट जाइरस जो है वो क्या है, रेगुलेट करती है इमोशनल रिस्पॉन्स को, ये भी रेगुलेट करते हैं एंड मैनेज करते हैं पेन परसेप्शंस बट नॉट द कंट्रोल ऑफ फियर। सो ये याद रख लीजिएगा, ये लार्जेस्ट सबसे लार्जेस्ट पार्ट ये है हमारे किसका, लिम्बिक सिस्टम का, इस तरीके से था बेल्ट की तरह, राइट। और ये पेन परसेप्शंस को मैनेज करते हैं। देन मिमुलरी बॉडी, ये किसमें है, ये स्ट्रक्चर एसोसिएटेड मेमोरी प्रोसेसिंग में, स्पेशली रिले इंफॉर्मेशन बिटवीन हिप्पोकैम्पस एंड थैलेमस। जब हिप्पोकैम्पस थैलेमस से हिप्पोकैम्पस में जाती है इंफॉर्मेशंस, राइट। सो इस उसमें रोल प्ले कौन करता है, मिमुलरी बॉडी, राइट। सो ये जो हाईलाइटेड है इनको याद रख लीजिएगा। क्लियर? यस मैम। ओके सो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, आज इतना ही रखेंगे। ओके सो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, जितना हम लोगों ने पढ़ा है उससे लगा हुआ है कि क्वेश्चनिंग आए हैं, इस तरीके से आने वाले हैं। यस ओके हाँ मैम, कुछ जी कुछ वर्ड्स थोड़े से लोग ने वो सिनोनिम्स यूज करे हैं, तो वो भी देखने जी होंगे ना। वो कुछ वर्ड्स ऐसे जी थे। वो जी ये जो सिनोनिम्स है, इनके टर्म्स है, इसी का ही हेरफेर है पूरा का पूरा, राइट। इनको ही पकड़ने के लिए पीवाईक्यू लगवाए जाते हैं, प्रैक्टिस की जाती है बार 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 कि इनके टर्म्स को, इनके टर्म ये क्या कौन सी शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सारी चीजों को ही पकड़ना है, कहाँ नोट लगा रहे हैं, कहाँ बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम। और भी अभी आगे आएंगे, अदर भी यूनिट जब होगी तब उन सारी चीजों से। सो मेन तो वही फोकस है हमारा। हमेशा गलत होता था, नोट नहीं देख पाते थे और क्वेश्चंस गलत होता था। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं। फर्स्ट पेपर में भी और कितनी चीजें हैं कि सेम वही कॉन्सेप्ट होंगे, बट इसी में वो घुमा देते हैं, सीक्वेंस में, नोट में, एक्सेप्ट में, जैसे आज हम ऐसे लोग कुछ वर्ड लैक ऑफ होते नहीं हैं। देख पाए। जी जैसे जी आज हम लोग मैम लैक ऑफ अगर नहीं देख पाए, हम लोग फर्स्ट तीनों पेपर लोगों ने की डिस्कस किया। तैयारी और जी, तीनों लोगों मैम ने फर्स्ट डिस्कस किया, पेपर उन्होंने की बताया तैयारी भी। अगर फर्स्ट जी पेपर की तैयारी अगर अप्रैल से स्टार्ट करें पढ़ना तो जून जी में होगा पर हमें लग रहा है। तो अप्रैल पूरा मई 2 महीने में तो हो जाएगा कवर। नहीं, 3 मंथ लेके चलिए। अच्छा तो जी ये पेपर 3 मंथ तो आप लेके ही स्टार्ट चलिएगा में फर्स्ट पेपर के लिए। मैम और देखिए, वो क्योंकि कम्युनिकेशन और जी टीचिंग एप्टीट्यूड ये सब पढ़ना तो अपने से ही जी है जी ना। पढ़ना, एक सेकंड क्या इसको हम वो करना चाहिए। करते हैं फिर। हाँ जी जी बताते हैं। सो यहाँ तक रखते हैं। ओके क्लास को करते हैं हम लोग एंड।